नमस्कार। खबरों के इस अंक को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। एस्टेट लेवल की 1 व 2 की परीक्षा को 18 व 19 दिसंबर को करवाया जाएगा आयोजित। आज ही बोर्ड की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकेंगे एडमिट कार्ड्स। यह कहना है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह का। बोर्ड उपाध्यक्ष वीपी यादव व सचिव कृष्ण कुमार के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रदेश के 291 केंद्रों पर इन परीक्षाओं में 1,27,951 परीक्षार्थी भाग लेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 लेवल 1, 2 और 3 का आयोजन 18, 19 और दिसंबर 2021 को किया जाएगा। इस परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर आज शाम 4 बजे से उपलब्ध हो जाएंगे। सभी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़कर और समझकर उनका पालन करना सुनिश्चित करें। बोर्ड अध्यक्ष जगबीर सिंह ने कहा कि यहाँ जानकारी दी कि इस परीक्षा में 1,87,951 अभ्यर्थी 291 परीक्षा केंद्र पर प्रविष्ट होंगे, जिसमें लेवल 1 परीक्षा में 39,708 अभ्यर्थियों में 26,864 महिलाएं और 12,844 पुरुष शामिल हैं। वहीं लेवल 2 टीजीटी में 77,510 में से 54,599 महिलाएं और 22,911 पुरुष शामिल हैं। लेवल 3 पीजीटी में 70,733 अभ्यर्थियों में से 48,097 महिलाएं और 22,636 पुरुष शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 2,000 ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं जिनके हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, फोटो इत्यादि स्पष्ट नहीं थे। इन्हें ऐसे अभ्यर्थी ने ठीक कराने के लिए 13 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुद्धियों के बाद ही ऐसे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे भी अनेक जानकारियां दी, जो आप खुद सुनिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एस्टेट परीक्षा 2021 का आयोजन 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को कर रहा है। इस बार कुल आवेदन 1,87,951 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से महिलाओं का, बहनों का योगदान 1,29,560 है और पुरुष अभ्यर्थी 58,391 है। पीआरटी लेवल 1 की परीक्षा रविवार सायंकाल में होगी, जिसके लिए 140 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें 39,708 अभ्यर्थी ये परीक्षा देंगे। इसी प्रकार टीजीटी लेवल 2 की परीक्षा रविवार प्रातःकाल में होगी, जिसके लिए 267 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और शनिवार को पीजीटी लेवल 3 की परीक्षा होगी, जिसमें 244 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2.5 घंटे की परीक्षा रहेगी। सायंकाल परीक्षा 3 से 5:30 रहेगी और प्रातःकालीन परीक्षा 10 से 12:30 बजे तक रहेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे 10 मिनट पूर्व पहुंचना होगा और 1 घंटा परीक्षा आरंभ होने से पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी को अनुमति नहीं है, कोई किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर की तलाशी ली जाएगी और प्रत्येक अभ्यर्थी का आइरिस बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने की जो औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही उसे परीक्षा केंद्र के कक्ष में जाने की अनुमति होगी। किसी भी अभ्यर्थी को, क्योंकि इस बार ये तीसरी बार जिला केंद्र पर परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं है। सभी अभ्यर्थियों को अपने साथ जो लेकर के आना है, ब्लैक पॉइंट पेन लेके आना है और 2 पृष्ठीय प्रवेश पत्र होगा, 2 पेज में होंगे। उसमें एक केंद्र की कॉपी है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को उसको देनी होगी। दूसरी एक अभ्यर्थी की खुद की है, अपनी खुद की रखें, दोनों साथ लेकर आएंगे अपने एडमिट कार्ड के साथ, अनिवार्य है। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं, लगभग ऐसे 2,000 हैं, जिन्होंने अपनी फोटो या अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर जो किए हैं वो ठीक से क्लियर नहीं है। तो ऐसे 2,000 विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड हमने अभी रोक लिए हैं। 13 तारीख सोमवार तक उनको अनुमति है। यदि वो ठीक करवा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका रोल नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। पंजीकरण के समय जो अपलोड की गई रंगीन फोटो लगाई गई थी, हमारे पास जो आवेदन आया उसका, वही फोटो दोबारा लगा करके किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने के बाद ही परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति है।
कुछ कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग जो फ़ोटो लगाई गई है उसको छेड़छाड़ करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो उनसे छेड़छाड़ करेंगे उनको परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी, एडमिट कार्ड देके उनको बाहर से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ विद्यार्थी भगवान की मेहरबानी से या किसी कारण से कह सकते हैं अशक्त हैं या नेत्रहीन हैं और 40% से अधिक हैं, तो उनको राइटर लेने की अनुमति है, लेकिन राइटर 12वीं क्लास से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड में आकर के अनुमति लेंगे, उन्हीं को परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। अपने आप उस स्कूल से परीक्षा केंद्र से लेकर के ऐसे विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर लगाने की छूट है और सिख अभ्यर्थियों को बपतिस्मा सिख जैसे कहा गया है धार्मिक आस्था के चिन्ह ले जाने की अनुमति होगी। अभ्यर्थियों को जैसे पहले भी रहा है, परीक्षा देने वालों को पता भी किसी प्रकार की अंगूठी, चैन, बाली ये सब लेकर पहन करके नहीं जानी है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर भी साथ नहीं जाना है। उन सब की कोई छूट नहीं है। ऐसे का केस बनेगा, फिर प्रतिरूपण का केस बन जाएगा। असली अभ्यर्थी के स्थान पर कोई नकली बैठा पाएगा तो उसकी भी एफआईआर दर्ज भी होगी और उसको जेल भी होगी। परीक्षा के अंदर कैमरामैन, जैमरमैन, बायोमेट्रिक्स, फ्रिस्किंग, सीसीटीवी सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो सब पहचान पत्र के साथ होंगे और उनको परीक्षा जहाँ पर परीक्षा होने वाली उस हाल में उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है। केवल बाहर की 4 दीवार की बाउंड्री में ही अनुमति है। तो आइरिस डाटा कैप्चर करना है, सामान्यतः बाईं आँख से करना है। भगवान की दया से किसी के बाईं आँख नहीं है तो दाईं से करना है और जो किसी कारण से नेत्रहीन है उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लिया जाता है। केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए अपना सैनिटाइजर खुद का लेकर आना है, मास्क लगा करके आना है। उन सब जो केंद्र पर हिदायत दी जाए हैं उनका भी पालन करना अनिवार्य है। एडमिट कार्ड आज सायंकाल 4 बजे से लाइव हो जाएंगे और ऐसे 2000 अभ्यर्थी जो 3 दिन का उनको समय दिया गया है, आज का दिन भी शामिल है उसमें, लेकिन 11, 12, 13 3 दिन शाम तक 5 बजे तक बोर्ड कार्यालय में आकर अपना ठीक करवा लेंगे। नहीं तो ऑनलाइन अनुमति दी गई है और किसी कारण से उनका ऑनलाइन ठीक नहीं होता तो बोर्ड में आकर के वर्किंग है 13 संपर्क करें, नहीं तो उनके एडमिट कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। सैटरडे संडे भी बोर्ड कार्यालय खुला रहेगा, आ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम ऑनलाइन ही ठीक कर रहे हैं। लेकिन किसी का किसी कारण से नहीं होता है या किसी कारण से कंफ्यूज हो जाता है, उसका ठीक बोर्ड में करवा सकता है। 8 दिसंबर को भारत के प्रथम सीडीएस विपिन रावत व 12 अन्य अधिकारियों की हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने पर स्थानीय राजपूत धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्व समाज से पहुंचे पदाधिकारियों व क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी ओमवीर सिंह तंवर के नेतृत्व में शहीद हुए वीर सपूतों को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नगर की राजपूत धर्मशाला में किया गया। राजपूत प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित इस सभा में सीडीएस विपिन रावत सहित सभी शहीदों को पुष्प अर्पित कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभा के अध्यक्ष ओमवीर तंवर ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे से पूरे देश भर में शोक है। जनरल और उनकी पत्नी सहित सेना से जुड़े अन्य लोगों की मौत देश के लिए बड़ी क्षति है। दिवंगत रावत बहुत ही बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने अदम्य साहस के साथ साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित विविध पहलुओं पर काम किया। वे अपने साथ सेना में सेवा करने का एक समृद्ध अनुभव लेकर आए। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। आज हम राजपूत धर्मशाला में जनरल विपिन रावत, जिनका अकस्मात निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनरल विपिन एक राष्ट्रभगत, निडर और एक वीर सैनिक के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं राष्ट्र को दी। वो पहले सीडीएस नियुक्त हुए और अब जो है विलिंगटन स्टाफ कॉलेज में एक फंक्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था और उसने करूर हाथों से जनरल साहब को वहाँ नहीं जाने दिया
उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्री मधुलिका जी रावत और उनके सहयोगी तेरे के लगभग जो है इस विपत्ति में खेत आए। हम उन सब को जो है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ऐसे योद्धा इस देश को, इस राष्ट्र को, भारत को हमेशा देते रहें। आज बड़ा ही दुख का दिन है कि हम अपने प्रथम CDS को अपने वचनों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है जो देश को और समाज को अपने आप में जोड़ के चला गया है। इसके लिए हम सभी सर्व समाज के भाई विपिन रावत जी को और उनके समस्त साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों को भगवान शक्ति दे, ये प्रार्थना भी करते हैं। सर्व समाज की तरफ से जाबाज जनरल CDS विपिन रावत को श्रद्धांजलि सभा के लिए आयोजित किया गया है राजपूत धर्मशाला में। वो शख्स जिसे पाकिस्तान और चाइना डरते थे, वो कहा करते थे कि पहले गोली हमारी नहीं चलेगी, लेकिन बाद में गोली की इतनी बचाव हो जाएगी कि कोई समझ नहीं पाएगा दुश्मन की क्या हमारे साथ क्या होगा। राजपूत धर्मशाला भिवानी में स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अश्रुपूर्ण सभी सर्व समाज के लोगों ने उन्हें याद किया और जनरल विपिन रावत के जाने से जो राष्ट्र को क्षति पहुंची है, मैं समझता हूं कि आने वाले नज़दीक समय में उसकी पूर्ति हो पाना असंभव लग रहा है, क्योंकि जनरल साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने राष्ट्र की मिलिट्री को, डिफेंस को इतना मजबूत बना दिया था कि इसका जीता जागता उदाहरण नज़दीक के दिनों में देख लीजिए। चाहे वो डोकलाम की बात हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र की बात हो, आधुनिक हथियारों से और आधुनिक तौर तरीक़ों से उन्होंने एक मिलिट्री को, हिंदुस्तान की मिलिट्री को इतना मजबूत बना दिया कि आज सब उनकी इन बातों को याद करके अश्रुपूर्ण विदाई दे रहे हैं। 8 तारीख को जो एक ऐसा हादसा हमारे माननीय परम आदरणीय जनरल विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी व उनके साथ 11 और सबॉर्डिनेट जो है अधिकारी, उनके अंगरक्षक जो इस त्रासदी के अंदर इस हादसे का शिकार हुए, इससे पूरे देश के अंदर बहुत शोक का माहौल है और इस क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी पूर्ति करना नामुमकिन और नामुमकिन है। हम छत्तीस बिरादरी की तरफ से भिवानी के अंदर जो श्रीमान ओमवीर तंवर जी व राजपूत समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने एक शोक सभा का जो आयोजन किया, इसके अंदर सर्व समाज के लोगों ने माननीय जनरल साहब को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। आज भारत देश ने उस वीर सपूत को खो दिया है। यह राष्ट्रीय क्षति बहुत भारी हुई है। मैं परम प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और ऐसी विभूतियाँ भारत देश में पैदा होते रहें। मैं उनकी माँ को भी नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे वीर जवान को पैदा किया। उन्होंने देश की सेवा की और समूचे राष्ट्र में भारत का परचम लहराया। प्रतिनिधि सभा के अग्रणी होकर के सर्व समाज की यह जो श्रद्धांजलि सभा की गई है, सांस्कृतिक मंच भी इसमें शरीक होकर के अपनी अश्रुपूरित नैनों से उनको श्रद्धांजलि दी है। आज समाज की यह आवश्यकता है कि प्रत्येक समाज
क्योंकि जिस प्रकार से वो समन्वयवादी विचारधारा के थे, इसी प्रकार से समाज को भी सबके साथ मिलकर के समन्वयवादी जो उनका दृष्टिकोण था उसी के अनुसार चल करके हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार को भिवानी के विभिन्न वार्ड्स में विकास को लेकर नगर परिषद कार्यालय में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चेयरमैन रण सिंह यादव ने आवारा पशुओं को पकड़ने, स्वच्छता को बढ़ावा देने इत्यादि अनेक योजनाओं का मास्टर प्लान तैयार किया, जिसे सभी पार्षदों की सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई। नगर परिषद भिवानी में शहर के विकास कार्यों को लेकर मिनी सरकार की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। कई पार्षदों ने अपने वार्ड में विकास कार्य न होने के चलते तीखे तेवर दिखाए, वहीं अधिकारी भी शांत बैठे रहे। जब इस बारे में नगर परिषद के उप प्रधान मामन चंद से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के विकास को लेकर कई टेंडर जारी किए गए हैं, जिसमें से मुख्य टेंडर आवारा पशुओं को पकड़ना और स्वच्छता को लेकर एक प्लान तैयार किया गया है। जल्दी ही इन टेंडर्स की बोली लगाकर ये टेंडर छोड़ दिए जाएंगे, तो आशा है जल्दी शहर इन आवारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार भिवानी के सेक्टर हुड्डा में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर हुड्डा के पार्षदों ने अपने तीखे तेवरों के साथ अधिकारियों पर आरोप लगाए। जब इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि विकास कार्यों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से कई टेंडर पास हुए हैं, जो जल्द ही शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। जिस प्रकार शहर में सफाई कार्य में थोड़ी बात आ रही थी, लेकिन हमने उसका टेंडर कर दिया। एक आवारा पशुओं का सभी पार्षदों ने आवारा पशुओं के बारे में शिकायत किया, जिसका ऑलरेडी टेंडर किया हुआ है और जल्दी से जल्दी हम उनको पकड़वाने का काम करेंगे। विकास कार्य जो निरंतर पहले जैसे चल रहे थे, कुछ एक काम उनमें पेंडिंग है, कुछ ठेकेदारों की कमी रह रही है, उन्होंने पूरा नहीं किया है। आज उनको सख्त निर्देश दिए गए कि जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूरा कर सकें, ताकि हम आगे और दोबारा टेंडर लगा सकें, दूसरे टेंडर लगा सकें। जो जितनी भी गड़ियाँ कच्ची हैं उनको हम सभी पार्षदों के माध्यम से लेकर के जल्दी से जल्दी टेंडर लगा करके उनको पूरा करें। जो साधारण बैठक का आयोजन किया गया था, इसमें लगभग सभी पार्षद यहाँ पर उपस्थित थे और मुख्य मेन जो एजेंडा था, एक तो जितने भी आवारा सांड हमारे शहर के अंदर हैं उनके लिए टेंडर के बारे में मीटिंग का उद्देश्य था। दूसरा, जो जहाँ पर साफ सफाई नहीं हो रही पूरे शहर में, और एक प्लान भी हमने तैयार किया है कि रात के समय अगर सफाई बाजार की जाए तो सुबह बिल्कुल क्लीन मिलेगा और अडंगा भी कूड़ा भी वहाँ पे नहीं होगा। और इसके अलावा जिस पार्षद को जो परेशानी थी इस वार्ड में, जैसे आपने सभी पार्षदों ने बताया पार्क के बारे में और जो समस्या के बारे में, यहाँ पर तुरंत संज्ञान में लेकर मामले को तुरंत करवाने के आदेश जारी किए गए। हरियाणा प्रदेश में बीते दिनों उजागर हुए भर्ती घोटालों में अन्य परीक्षाओं में हुए घोटालों की जांच को लेकर आम आदमी पार्टी नेता नवीन जयहिंद भिवानी पहुंचे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रकार की परीक्षा व भर्तियों में कोई भी घोटाले की संभावना हुई तो वे बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा में हो रहे भर्ती घोटाले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नवीन जयहिंद अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भिवानी में भी वे नौजवानों से मिले, उनके साथ भर्ती घोटालों में हुए धोखों को लेकर उनकी समस्याएं सुनी और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भर्ती घोटाले में प्रदेश के सभी मंत्रियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। जयहिंद ने कृषि मंत्री जेपी दलाल और विधायक घनश्याम सराफ को घेरते हुए कहा कि ये विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने क्षेत्र के युवाओं की आवाज उठाएं, क्योंकि यहाँ की जनता ने उन्हें चुना है। जयहिंद ने कहा कि अकेले अनिल नागर ही के बस में इतना बड़ा घोटाला करना नहीं है और अनिल नागर को बर्खास्त कर सरकार अपने मंत्री और अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि एचटेट की परीक्षा में भी गड़बड़ी की संभावना है। अगर एचटेट में गड़बड़ी हुई तो वे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेंगे। नवीन जयहिंद ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा उनके स्टेटस पर कसे तंज पर भी पलटवार करते हुए कहा कि वे एक किसान के बेटे हैं और आम जनता के मुद्दों से जुड़े हुए हैं। नवीन जयहिंद ने कुरुक्षेत्र में उन पर दर्ज हुए केस पर कहा कि युवाओं की आवाज़ उठाने और उनको न्याय दिलाने के लिए वे हर संभव कोशिश करेंगे और सरकार से सीधी टक्कर भी लेंगे। नई जेल बनवाओगी सरकार, लेकिन नौकरी नहीं देगी। अब हम ये आवाज उठा रहे हैं, इनको इसमें भी परेशानी है। अब हम आवाज उठाने गए, अब केस दर्ज कर दिया हमारे पे कुरुक्षेत्र में। मेरे बच्चे, तू 1 लाख केस कर लिया, सरकार मनना कोई टेंशन नहीं है तू, लेकिन जो बेरोजगार हैं उन बड़काता ही नौकरी दे दो। उनके साथ ये जो कर रहे हो ना, गाड़े तो 200 किलोमीटर दूर जाकर पेपर देवाएं, 100 किलोमीटर जाकर दूर पेपर देवाएं, वो पेपर फिर आउट हो। अरे तुम फिर जिले में करवा लो, आउट तो थारा होना है। अरे आउट क्या होना है भाई, तुमने बड़का ये रुपये इकट्ठे करने लग रहे, फार्म भरवा गए, अपना सरकार चला रही है, भर्ती उन कर नहीं रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, इन लोगों ने
बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। झूठा आवरण, नीचे गोबर ऊपर बूरा फेर रखी है। परसेप्शन बनाने के लिए हम तो ईमानदारी से दे रहे हैं। 4 बड़का ने ईमानदारी तो लावे हैं, 4 से बेईमानी थे। इनका मंत्री है शिक्षा मंत्री, हमने जब आके शिक्षा मंत्री मेरे तनुका है नवीन जैन का क्या स्टेटस है? मेरा कोई स्टेटस कौन है भाई? मैं तेरे तक पढ़ा लिखा, स्टेटस की बात है तेरे तक पढ़ा लिखा, तेरे तक बढ़िया खिलाड़ी रहा भाई, कोई किसी तरह का दाग नहीं, कुछ नहीं मार पाए तो क्या स्टेटस हो भाई? पैसा तो कोई ना मार दो रहे, इतने चोरी करके चकारी करके पैसा इकट्ठा कर लिया होगा तो उसका तो क्या करें, वो क्या स्टेटस हो? इसका मतलब फिर हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का कोई स्टेटस को ना भाई। फिर तो जिन दौरे 2, 4, 10, 20 लाख आदमी हैं उन दौरे थोड़े पैसे होंगे तो उनका स्टेटस है। इस पर जब इस पर बात नहीं करते, अगर जो गड़बड़ कर रखी है उस पर खा ले, कसम खा लेना है। गीता ना मानना है, गीता सारे की गीता जयंती चला रखी है, करोड़ों रुपए लगा रखे हैं। और कृष्ण भगवान ने न्यू क्या रखी है भाई साहब, अन्याय हो, अधर्म हो, पाप हो रहा हो तो भाई साहब युद्ध करना चाहिए। तो हमने तो ये इनके खिलाफ धर्म युद्ध शुरू कर रखा है और इसमें जो होगा वो देखी जाएगी। लेकिन हम ये कह पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इसके उसमें हमने HPSC को वहाँ पे गोबर और गोमूत्र दे के आए थे। अब अगला स्टेप है 17 तारीख चंडीगढ़ मटका चौक पर जाएंगे, विधानसभा घेराव करेंगे, गोशे भी ले जाएंगे, गोमूत्र भी ले जाएंगे, पैसे भी ले जाएंगे। शुक्रवार को आयुष्मान मित्रों ने बीते 22 महीने से वेतन नहीं मिलने पर काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शीघ्र वेतन दिलाने से संबंधित एक मांग पत्र सीएमओ भिवानी को सौंपा गया। वहीं उन्होंने बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण वे सभी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज आयुष्मान मित्रों ने अपना काम छोड़कर हड़ताल कर दी। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को वेतन के लिए मांग पत्र भी सौंपा। आयुष्मान मित्र हरियाणा सरकार द्वारा 22 महीने पहले लगाए गए थे। उनका कार्य था कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो। सरकार की स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य किया जाता था। आयुष्मान मित्र सुषमा ने बताया कि पूरे प्रदेश भर में उनकी संख्या 1200 के आसपास और पिछले 22 महीने से वे लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका वेतन सिर्फ 5000 रुपये महीने का है, जो कि ठेकेदार की मार्फत उन्हें दिया जाना था, लेकिन आज तक उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिला है। वहीं उनकी हड़ताल में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भी उनका साथ दिया और कहा कि सरकार उन्हें सम्मानजनक वेतन दे, अन्यथा वे उनके आंदोलन में उनके साथ हैं। मेरा नाम सुषमा है, मैं आयुष्मान मित्र हूँ, मेरी पोस्टिंग सिवानी है। मेरी जो मासिक वेतन है वो है 5000 रुपये, जो मुझे 22 महीने से नहीं मिला है। उसमें मेरा किराया एक दिन का अगर मेरा लगाया जाए तो 120 रुपये मेरा किराया होता है प्रतिदिन का, जो मुझे 22 महीने से नहीं मिल रहा। तो आप बताइए कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बड़े अफसर हैं, उनको सूचित कर दिया गया था। 2 साल से लगातार हम उनके कांटेक्ट में हैं। हर बार वो ये कहते हैं कि अब की बार 2 महीने की दे देंगे, 1.5 महीने की दे देंगे। अब की बार दिवाली पे भी हमें 1 महीने की छोड़ो 15 दिन की भी नहीं मिली। अब ये बताएं, हर उच्च अधिकारी से हमने हमारी मांग पत्र सौंपा है। अब हम किसी संगठन से जुड़ने के लिए मजबूर हैं। आगे हमें से जो कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी, हम ना इनके खिलाफ जा रहे ना कुछ, लेकिन हम उसके अंदर होगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। जो भी संगठन हमारा साथ देगा हम उनके साथ रहेंगे और हम सब साथ हैं। देखिए, ये आयुष्मान मित्र हैं, 2017 के अंदर सरकार ने इनको लगाया था और इनको एक 16,000 समथिंग के आसपास इनकी तनख्वाह बताई गई थी। लेकिन सरकार ने इनको ऐसा अंधेरे में रखा, इनको आउटसोर्स के माध्यम से एक ठेकेदार को 5,000 रुपये में रखने के लिए बोला। उसके झांसे में आके बेचारे फंस गए। जैसे बहन जी अभी बता रही थी कि भाई इसने 22 महीने से वो 5,000 रुपये भी नहीं मिल रहे। तो इस प्रकार से प्रत्येक आयुष्मान मित्र का ये सरकार, ये अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी ये शोषण कर रहे हैं। इनकी कोई जायज़ मांग होती है उसको उच्च अधिकारियों के सामने नहीं भेजते हैं, इनको न्याय नहीं दिलाते हैं, इनके शोषण पे उतारू रहते हैं। आज हम बताना चाहते हैं, या तो इनके साथ इंसाफी की जाए, इनको सम्मानजनक DC रेट के हिसाब से इनको वेतन दिया जाए। ये सारी यहाँ पे अगर चाहे तो लोकल प्रशासन भी इसके अंदर कदम उठा सकता है। अगर नहीं करते, इनको सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जाता, तो स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा और पूरे हरियाणा के अंदर आयुष्मान मित्रों की स्ट्राइक तक भी करवा सकता है, यदि अगर इनको एक सम्मानजनक भत्ता नहीं दिया गया तो।
आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करने, न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू करने, सरकार द्वारा 2018 में की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को आंगनबाड़ी हेल्पर्स व वर्कर्स यूनियन द्वारा लघु सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर यूनियन पदाधिकारी ईश्वरी देवी, राजबाला इत्यादि ने आंदोलन जारी रखने की बात कही। आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन हरियाणा के आह्वान पर भिवानी जिले की आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर ने अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय पर तीसरे दिन भी हड़ताल करके धरना दिया। हड़ताल के माध्यम से आंगनवाड़ी कर्मियों को पक्का करने, 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने, 2018 के माध्यम से लंबित मांगों को लागू करने, आंगनवाड़ी के निजीकरण पर रोक लगाने सहित अनेक मांगे उन्होंने रखी। इस दौरान उन्होंने विमान दुर्घटना में मारे गए तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत और अन्य जवानों की मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी। हड़ताल और धरने को संबोधित करते हुए यूनियन की जिला और सीटू नेताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मियों को इस काम को करते हुए 40 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकार आंगनवाड़ी को विभाग नहीं मान रही और न ही 45वें श्रम सम्मेलन की रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों को नहीं मानती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। यूनियन नेताओं ने सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को अपनी एकता बनाने और संगठन का सदस्य बनाने का आह्वान भी किया। मैं भिवानी शहर से हूँ, मेरा नाम ईश्वर है और मैं जिला उप प्रधान हूँ। 2018 में हमारी प्रधानमंत्री जी ने कुछ मांगे मानी थी, वो आज तक वो लागू नहीं की गई हैं। हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किए लेकिन उन्होंने नहीं सुना और अब हमारा काम पोषण ट्रैकर और मैपिंग का काम शुरू कर दिया है इसी सैलरी में, जो कि हमारी सैलरी भी बहुत कम है और हमारी बहनें 50 साल से ऊपर हैं जो कि इस काम करने में असमर्थ हैं। और ना तो हम पोषण ट्रैकर, हम काम जरूर करेंगे लेकिन पोषण ट्रैकर पे और मैपिंग का काम नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन काम नहीं करेंगे, हम ऑफलाइन काम करेंगे। मैं इस सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी मांगे हैं, जो 2018 में जो हमारी मांगे लागू की थी वो अभी तक पूरी नहीं की है। और ये सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वो बेटियाँ कहाँ हैं जो सड़कों पर बैठी हैं। और ये हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि 11,000 में हमें घर चला कर दिखाओ कि घर कैसे चलता है। और हमारे भी बच्चे हैं, हम बच्चों की पढ़ाई भी करते, कोई गरीब बहने हैं, कोई विडो है, कोई विकलांग है, वो 11,000 में कैसे घर पे चला। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।